हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल एनबी अकेडमी। दोस्तों, पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। हमने पुरानी वीडियोस में इलेक्ट्रिक डाइपोल तक पढ़ रखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इन केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो वो चीज़ हम आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव, देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो हमने पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जब एक कोई पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे होते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, वो जो एक सिस्टम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो हमारे पास एक यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है, जिसको सेपरेट कर दिया गया है। L इधर आधे भाग की L डिस्टेंस हो गई और आधे भाग की L डिस्टेंस हो गई। अब हमने क्या करा, इसकी मध्य बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु लिया P, जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि है तो इसकी दिशाएं भी होती हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश, और सदिश राशि की दिशा भी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जब ये सदिश राशि है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो चार्ज पार्टिकल की अलग अलग तीव्रताएं निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाली थी यहाँ पर प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होगी बाहर की ओर। देखो बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकालते हैं हम, आगे हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। हम किसी भी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख के देख लीजिए, अर्थात एक धनावेश रख के देख लीजिए। वह धनावेश उस बिंदु आवेश के कारण जिस ओर गति करेगा वही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी हम एक पॉजिटिव चार्ज को मान लें, तो वह पॉजिटिव चार्ज किस ओर गति करेगा, बाहर की ओर, अर्थात E1 की जो डायरेक्शन होगी यानी प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस ओर होगी, बाहर की ओर होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, देखो आपको पता है कि माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो वो किस ओर गति करेगा, अंदर की ओर, अर्थात वो अट्रैक्शन फोर्स को फील करेगा और उस पर कहाँ लगेगा बल, अंदर की ओर लगेगा। तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी अंदर की ओर। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि E1 और E2 की डायरेक्शंस क्या होंगी, और हमने जान लिया कि हम निकालने वाले हैं इस द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति, अर्थात इसकी अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं इसमें, देखो इसमें हम अपनी तरफ से क्या लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू कूलाम तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है तथा K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी लिखनी पड़ती है हमें। अतः प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू कूलाम। देखो हमने पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण, आप लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एक डेरिवेशन था वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जिसने भी वीडियो ना देखी हो वो पहले उस वीडियो को देखे, वो भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये डेरिवेशन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ये डेरिवेशन को तो बहुत अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को। तो हमने निकालना है प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण। देखो प्लस क्यू कूलाम आवेश की अगर हम बात करें तो प्लस क्यू कूलाम आवेश से देखो हमें क्या करना होता है, एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो क्या होता है, Q/R²। ये होता है। R जो होती है उस बिंदु आवेश से
उस बिंदु तक की दूरी जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर प्लस क्यू कूलम आवेश से इस बिंदु P तक का अगर हमें डिस्टेंस देखना हो, इतना डिस्टेंस लगाना हो, तब कितना होगा। देखो इतना डिस्टेंस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास बिंदु O से बिंदु P तक का डिस्टेंस है और बिंदु O से Q कूलम आवेश तक का डिस्टेंस है। तो अगर हम पूरे चार्ज में से, पूरे डिस्टेंस में से ये छोटा सा डिस्टेंस को माइनस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा हमारे पास और ये वाला डिस्टेंस रहेगा हमारे पास r माइनस एल और स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और इसकी दिशा किस ओर होगी, बिंदु P से बाहर की ओर। इसी प्रकार बिल्कुल सिमिलरली हम यही निकाल सकते हैं माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये हो जाएगा हमारे पास E2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q ओवर R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो अब अगर हम माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण निकालना चाहते हैं तो R डिस्टेंस ये प्लस L डिस्टेंस ये, यहाँ पर क्या होगा ये डिस्टेंस थोड़ा जुड़ जाएगा। तो हमारे पास इस बार जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और इसका जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो क्या हो जाएगी बिंदु P से अंदर की ओर। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है निकालना E1 और E2। यदि आप E1 और E2 निकाल लेते हैं फिर ये डेरिवेशन बस एक जस्ट कैलकुलेशन रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा इसमें। चूँकि बिंदु P पर E1 व E2 की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, देखो हमने देखा है वहाँ पर एक अंदर की ओर है और दूसरा बाहर की ओर है, के विपरीत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो हमने पढ़ा है कक्षा 11 में हमने वेक्टर पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। देखो ध्यान होगा आपको क्लास 11th में, ध्यान कीजिए आप, क्लास 11 में जो हमने वेक्टर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं तो वह एक दूसरे से डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अर्थात हम यहाँ पे निकाल सकते हैं E बराबर E1 माइनस E2, इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 1 व 2 से। जो हम समीकरण 1 यानी E1 और E2 से E1 व E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर देखो यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, E1 का मान लगा दिया हमने और ये लगा दिया E2 का मान। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो Q और यहाँ पर भी Q सेम है, कॉमन ले सकते हैं हम। और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों ही पदों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं, यानी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर से बचेगा हमारे पास 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस, ये माइनस ऐसे का ऐसे आ जाएगा और 1/4 पाई कॉमन ले लिया, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से देखो इसको अगर हम एलसीएम ले लेंगे, इसको r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल दोनों के क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट उठ के यहाँ आ गया और ये वाला उठ के इधर चला गया, तो हमारे पास फाइनली यहाँ तक आ गया। आगे देखते हैं इसको, E बराबर Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये क्या बन रहा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, क्या होता है प्लस बी का, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो जब माइनस लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट में खोलते हैं इसको, तो हमारे पास हो जाएगा, ये भी सेम खुलेगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, बस माइनस वाले में क्या आ जाता है, माइनस लग जाता है। और नीचे देखो क्या बन जाएगा, नीचे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर, देखो दोनों ही फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पर। देखो एक तो हमने यूज़ किया है यहाँ पे a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक यूज़ किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। तो हम लोग थे यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, देखो एक तो यहाँ पर सेम केस है r प्लस एल और एक है यहाँ पे r माइनस एल।
तो इन दोनों को ही हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों पे ही क्या लग रहा था, होल स्क्वायर, तो टोटल का क्या लगा दिया हमने, होल स्क्वायर। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो q/4πε0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और जब माइनस ला के ओपन करेंगे इसको तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस 2rl। देखो माइनस का आर स्क्वायर से ये प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस माइनस के एल स्क्वायर से ये प्लस का एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2rl प्लस 2rl कितना हो गया, 4rl, और साथ में क्या चल रहा है, q/4πε0 k, चूँकि r जो होगा इज़ ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन l, यानी जो r का मान होगा वो l के सापेक्ष बहुत बहुत बड़ा होगा। ये देखो हमने पिछली वीडियो जो हमने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाया था, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाते समय हमने एक बात बताई थी आपको कि आगे आने वाले डेरिवेशंस में हम एल स्क्वायर को या फिर जो डिस्टेंस आता है एल, उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हमने आपको मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट समझाया था उसमें, तब आपको बताया था कि ये डिस्टेंस बहुत बहुत ही छोटा होता है। इस बहुत छोटे होने के कारण हम इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी कि इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जो होगा वो और ज़्यादा बड़ा होगा एल स्क्वायर से, तब एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर q/4πε0 k, इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लिया, 4 को 2r मल्टीप्लाई 2l। देखो r से एक r नीचे पावर 4 है तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी 3 रह जाएगा। और देखो आपने पढ़ा है q/2l, क्या पढ़ा था आपने, देखो पीछे हमने पढ़ा था p बराबर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, p बराबर q/2l, तो ये पढ़ा था हमने। तो इसकी जगह हम p लिख सकते हैं, q/2l की जगह p लिख सकते हैं, 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपके पास आ जाएगा e बराबर 1/4πε0 k 2p/r3। और यही क्या होता है हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, ये डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, और 5 मार्क्स का डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से करें, और जो भी चीज़ ना समझ में आई हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जहाँ भी आपको लगा हो कि यहाँ पे कुछ हमें नहीं समझ में आया तो क्लियरली आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, वायु हो या निर्वात हो, देखो हमने माध्यम क्या मान रखा है यहाँ पे, के परावैद्युतांक, यानी कोई भी परावैद्युतांक, लेकिन अगर माध्यम कोई और ना होकर क्या हो, वायु अथवा निर्वात हो, तब हम इसमें से के बराबर क्या लगा देंगे, के, क्योंकि वायु और निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है बच्चों, ए होता है, 1 होता है, यानी E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p/r3। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।